वेलकम टू द साइंस स्फीयर बेटा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आगे हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन कैसे होता है। क्लास में ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को, ताकि इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ब्रेन जो है हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, आप देखें आपका स्कल है। जब आपने बोन पढ़ा था स्कल के बारे में, तो आपने इसके बारे में सारी चीज़ें देखी थी। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को रिविजन करेंगे कि ब्रेन जो है वो ब्रेन बॉक्स, या कि जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेनियम, है ना, जो कुछ बोन्स से मिलके बना है, जो कुछ पेयर्ड बोन है और सिंगल बोन्स है। क्रेनियम बना है, उस क्रेनियम के अंदर एक क्लोज चेम्बर है जिसको ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बोलते हैं, या स्कल जिसको बोल रहे हैं हम लोग। उसके अंदर आपका ब्रेन रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ब्रेन को इस फर्दर एक कनेक्टिव टिश्यू के शीट से या मेम्ब्रेन से रैप किया गया है, जिनको बोलते हैं क्या, मेनिंजीज। तो मेनिंजीज एक्चुअली में है क्या, आइए इनके बारे में समझते हैं। मेनिंजीज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ये तीन लेयर में ये प्रोटेक्शन पाई जाती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर पायामेटर होती है, उसके बाद अरेक्नॉइड, और सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा। तो पायामेटर की बात करें तो ये नाम लिया क्या गया है, पाया मतलब होता है क्या, टेंडर या डेलिकेट, जो बहुत सॉफ्ट हो। तो ये मेम्ब्रेन जो है, पायामेटर जो है, ये बहुत ही मेम्ब्रेनस लेयर होती है, और ये ब्रेन के सरफेस पे एडहेयर्ड होती है, चिपकी होती है। अगर ये डायग्राम आप देखें, वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, तो ये अगर आप देख रहे हैं, ये ब्रेन दिख रहा है, और ब्रेन के ऊपर एकदम पतली सी मेम्ब्रेनस लेयर है जिसको हम लोग पायामेटर बोलते हैं। इस पायामेटर के बाद, अच्छा, ये मैटर बोलते हैं मदर को ना, मदर जो केयर करे, ब्रेन की केयर कर रही है। इनर मोस्ट लेयर है जो ब्रेन से डायरेक्ट अटैच्ड है, और इसी के अराउंड अगर आप देखें, इस इमेज में देख सकते हैं आप कि यहीं पे वेस्कुलर टिश्यूज पाए जा रहे हैं, मतलब हमारे आर्टरीज और वेसल्स जो है, आर्टरीज और वेन्स इसी जगह पे पाई जा रही हैं। तो ये वेस्कुलरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसके ऊपर आती है अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड क्या है, ये सेकेंड लेयर है, मेम्ब्रेनस ये भी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जिसमें आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश व्हाइट कलर की जो लेयर दिख रही है, ये अरेक्नॉइड है, ठीक है ना। अब इस अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में स्पेस पाया जाता है ना। अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं डायग्राम को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अरेक्नॉइड है और ये है पायामेटर, ठीक। तो ये पायामेटर हो गया और ये अरेक्नॉइड हो गया। इनके बीच का जो स्पेस है ये आप देख सकते हैं, ये है ना। इस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इसी स्पेस में पाया जाता है क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF पड़ा होता है। और आप देख पा रहे हैं कि इसी जगह पे आपके कैपिलरीज भी आपको दिख रही है, ब्लड वेसल्स दिखाई दे पा रही हैं जो वेस्कुलरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, अगर आप अभी हम उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकल्स की, कि कहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है हमारी बॉडी में, मतलब ब्रेन के अंदर। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली कहाँ पाया जा रहा है, ये ब्रेन के चारों तरफ भी है और स्पाइनल कार्ड। भाई ये मेनिंजेस कंटिन्यू है स्पाइनल कार्ड में, है ना। इसके बारे में जब हम एक जगह पढ़ रहे हैं तो मतलब वहां पे बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो ये स्पेस बन रहा है सब अरेक्नॉइड स्पेस, इस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो भरा हुआ है वो करता क्या है, वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लाइक अ कुशन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके बाद आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ड्यूरामेटर, जो कि टफ लेयर है ना, सबसे टफ है, इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग लेयर है। और ये अगर आप इस डायग्राम को एक बार देखें तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ स्कल है। एक बार फिर से इसको बड़ा किया जाए, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं स्कल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हेड है, उसमें से एक टुकड़ा काट के दिखाया गया, उसका सेक्शन है ये स्कल है। स्कल के ठीक नीचे जो आपकी आ रही क्या, वो आपकी है ड्यूरामेटर। इसके लेयर्स के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ड्यूरामेटर के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। तो अब ये थिक लेयर है, ठीक है, ज्यादा टफ है, स्ट्रांग होती है। इस लेयर के बारे में जब देखो ध्यान से देखिए,
ये लेयर इस ब्रेन के अंदर घुसती चली जा रही है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये ड्यूरा मैटर जो ब्रेन को दो हिस्से में डिवाइड करती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, जो सेरेब्रम है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर, राइट और लेफ्ट। तो ये डिवीजन करने के लिए जो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है, उस फिशर को बनाने में हेल्प करते हैं कौन, आपके ड्यूरामेटर्स। यहाँ पे जो फ्लैक्स ये सेरेब्राई जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में पाया जाता है, इसकी हेल्प से ब्रेन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसकी में खासियत क्या होती है कि जो सब ड्यूरामेटर जो है, इसको वापस ले लें, ड्यूरामेटर और स्कल जब आप देख रहे हैं तो उसके बीच में भी स्पेस होता है जिसको इपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं ना। तो ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में भी कुछ स्पेस बना हुआ है जिसको हम लोग इपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। इस इपिड्यूरल स्पेस में तो अब कहीं ड्राई कंडीशन हम लोग की बॉडी के अंदर नहीं है, कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा ही, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स वगैरह होते हैं। ये इपिड्यूरल स्पेस यूज किया जाता है क्या, जो आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया जो देते हैं हम लोग, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो यहीं पे करते हैं, जिसे बोलते हैं लकिया लंबर पंचर स्पाइनल टैप। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इसी जगह पे दिया जाता है, इसी स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है, इसके अंदर नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा अंदर करेंगे तो आप सीधे किसी नर्व को डैमेज कर सकते हैं या डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड L2 L3 जहाँ पे जिस जगह पे भी आप देंगे वहां पे स्पाइनल कॉर्ड तो चलो टर्मिनेट हो चुकी है, लेकिन फिल्म टर्मिनल यानी कि जो नर्व्स जो निकल रही हैं वो नर्व अभी भी वहां पे है, और निडल या सिरिंज जो हो सकता है वो किसी नर्व में हिट कर सकती है या नर्व को इंजर कर सकती है। तो उस जगह पे ना देके हम लोग कहाँ पे देते हैं, इपिड्यूरल स्पेस में जहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ब्रेन की, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे, देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हम लोगों ने शुरू किया नर्वस सिस्टम की बात, जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में आगे देखेंगे कैसे डिविजन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब हम लोग मेनिंजेस की बात की, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन है क्या, कैसे बना हुआ है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे इसके डिविजन है, इनके बारे में देखा जाए। तो ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है हम लोगों की बॉडी का, जहां पे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और फिर जैसा इनपुट होगा, जैसा सेंसरी इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है ब्रेन, ठीक है। तो ऑन एवरेज हम लोग का ब्रेन जो 1450 to 1600 ग्राम्स का होता है, मेल और फीमेल में अलग अलग वेट थोड़ा अंतर होता है, उतना चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, जो आपने ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा होगा उस टाइम के 1350 सीसी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी हम लोग की होती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला पोर्शन हम लोग को रिकॉर्ड करना है। तो ब्रेन को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तीन ग्रुप्स में फॉर द ईज ऑफ स्टडी डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। इनकी बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो फोर ब्रेन के बारे में बात करें, जिसको प्रोसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। ये प्रोसेंसेफेलॉन लार्जेस्ट और मोस्ट स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल है उन इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे क्लास में। कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं और कुछ जनरलाइज सेंसेस होते हैं ना, जैसे टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये सारे क्या है, ये जनरलाइज सेंस हैं। और विजन, हियरिंग, स्मेल, इस तरीके के कुछ सेंसेशन जो हैं, टेस्ट, ये कैसे हैं, ये स्पेशल सेंस हैं जो किसी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी स्ट्रक्चर से ही आप रिसीव कर सकते हैं, है ना। आप फिंगर से टेस्ट नहीं कर सकते ना कि सब्जी बनी है और उसमें उंगली डाल के बता दें कि हाँ इसमें नमक तेज है या कम है। वो उसके लिए आपको अपनी टंग यूज करनी पड़ेगी, अपने टेस्ट बड्स यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक स्पेशल सेंस या स्ट्रक्चर का काम है। अब बात करें प्रोसेंसेफेलॉन की, यानी कि फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन को हम लोग तीन ग्रुप्स में या तीन डिवीजन में बांटते हैं। पहला कहलाता है सेरेब्रम, फिर ऑल्फैक्टरी लोब और डायेंसेफेलॉन, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है।
तो सबसे पहले बात करें हम लोग सेरिब्रम की। सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का लार्जेस्ट एरिया है, सिंपली कह सकते हैं आपके ब्रेन का ही लार्जेस्ट पार्ट है ये। तो मेजर पोर्शन हमारे ब्रेन का ये हिस्सा बनाता है। और अगर आप देखेंगे अपने सेरिब्रम को तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, दो हेमीस्फीयर, दो हिस्से में बंटा होता है सेरिब्रम हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ठीक, अगर आप डायग्राम में देखें ध्यान से तो एक हेमिस्फीयर इधर दिख रहा है और एक हेमिस्फीयर इधर दिख रहा है, दोनों मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हेमिस्फीयर में डीप फरो बनी हुई, एक सल्कस बना हुआ है जो इसको डिवाइड कर रहा है ना, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर हमारा, ठीक है। तो ये फ्रंट का एरिया हो गया, एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर। और लोब्स के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, तो अभी यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं लोब के बारे में क्या है ये लोब, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम आपको ये ध्यान दिखना है इस चीज को कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स हैं, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है, जो इन हेमिस्फीयर को दो पार्ट में अलग अलग बांट देता है, ठीक है। मेन थिंकिंग पार्ट यही है जहां से हम लोग सोचते हैं। आप सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपके इमोशंस जो हैं, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है, हमारा फोर ब्रेन ना। बेसिकली फोर ब्रेन से ही ये चीजें कंट्रोल होती है, और उसके फोर ब्रेन में भी कहां पे, सेरिब्रम से, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीजों के लिए, आपके जितने भी मेजर फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस हैं, जैसे कि स्पीच, रीजनिंग, थिंकिंग, लर्निंग, थॉट प्रोसेसिंग, कोई भी चीज इस तरीके के, इंटेलेक्चुअल, साइट, विजन, लैंग्वेज जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, इसी से मेंटेन होती है। यही इन चीजों को हमारे कंट्रोल करता है। मेमोरी जो आपकी है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मेमोरी से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो बात हुई सेरिब्रम की, हम लोग बात कर रहे थे। तो अब इस सेरिब्रम को अगर आप हम देखें, है ना, इस सेरिब्रम को देखें, एक लार्ज एरिया है, इसको कुछ पढ़ने के लिए हम लोग कई तरीके से डिविजन्स करते हैं। फंक्शनल डिवीजन हो सकता है और एनाटॉमिकल डिवीजन हो सकता है, ठीक है। जहां पे ये लोब्स देखना था, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ना टेम्पोरल लोब हो जाएगा। तो ये लोब्स क्या हैं, आप बोन पढ़े थे, फ्रंटल बोन थी सामने की तरफ, है ना, पीछे ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल्स हैं। तो जिस बोन के पास ब्रेन का जो हिस्सा पड़ रहा है उसको वो लोब नाम दे दिया गया। ऑक्सीपिटल रीजन पे है, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया ऊपर की तरफ, ये साइड साइड वाले पैराइटल लोब्स हो गए, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे ये कैसे हैं और क्या है। लेकिन उसके पहले जरा देखें कि अगर आप बात करें फंक्शनली, तो ब्रेन का जो ये सेरिब्रम है इसको फंक्शनली तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरीके से इसको समझा सकता है। एक उसमें सेंसरी एरिया होगा, एक एसोसिएशन एरिया होगा, और एक होगा क्या, मोटर एरिया। जो सेंसरी एरिया है ये सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है ना। जितने भी सेंसर्स हैं वहां से आखिर में जो आपको किसी ने टच किया तो उस टच का सेंसेशन न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व के थ्रू आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के ब्रेन तक पहुंचा। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसको रिसीव कर रहा है, आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम का एसोसिएशन एरिया जो है, उस सेंसरी स्टिमुलस का इंटरप्रिटेशन करेगा कौन, एसोसिएशन एरिया। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा, जो आपकी प्रीवियस मेमोरी होगी उससे वो मैच कराएगा उस चीज को कि पर्टिकुलर स्टिमुलस क्या है, ये कोई नया स्टिमुलस है या इस तरीके की चीज पहले देख, जैसे स्मेल मान लो है ना, या टच का सेंसेशन है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को टच कर चुके हैं, कोई क्लॉथ है या कोई स्मेल है किसी पर्टिकुलर खाने की जो आपको पसंद है, तो आपके दिमाग में उसकी मेमोरी पहले से है। वो स्मेल जब डिटेक्ट की गई आपके सेंसरी स्ट्रक्चर्स के थ्रू और वो जब ब्रेन में पहुंची, तो आपके ब्रेन के जो सेरिब्रम ने कंपेयर किया पिछली मेमोरी से कि हाँ ये यही चीज है ना, ये स्टिमुलस जाना पहचाना है ये, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कैसा रिस्पांस आपके मन में आना चाहिए या आपकी बॉडी को शो करना है, वो मोटर एरिया बताता है। और ये सेंड करता है इंपल्सेस को सेंस उस अगेंस्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी होगी टू द ग्लैंड्स एंड मसल्स, ठीक है। जैसे आपने कोई खाने की चीज स्मेल की और आपको भूख लगी है, तो क्या होगा, सेंसरी स्टिमुलस गया, स्मेल किया, या विजुअल स्टिमुलस मिला, आपने खाने को देखा, आपके दिमाग के अंदर पहुंचा स्टिमुलस आपके सेरिब्रम में, और आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई, उन्होंने डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन शुरू कर दिया, ठीक है। और आपकी मसल्स जो है, स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट होंगे और ये फूड को इनगल्फ कराने यानी खाने में हेल्प कराएंगे।
अब ये सोचना थोड़ी पड़ता है खाने के लिए, लेकिन खाते तो ऐसे ही हम लोग ना। ठीक है, अब जरा बात की जाए स्ट्रक्चर, सेरेब्रम के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेरेब्रम दिखता कैसे है। बाहर से देखा आपने ना, एक अगर आप देखें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यहां पे आप देख पा रहे हैं ना। अच्छा, इन दोनों लोब में देखो एक चीज का डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखाया गया है क्या, जिसको आप बहुत, अगर वीडियो में क्लियर इसको देख पाए तो आप बहुत क्लियर देख पाएंगे इस चीज को। इस हेमिस्फीयर के ऊपर आप देखें पायामेटर को हटाया गया है ना, और यहाँ पे पायामेटर आपको अगर इमेज वीडियो में दिख पा रही हो तो आप ध्यान दें, इसमें पायामेटर है, और ये ब्लू कलर से और रेड कलर के आपके दिख रहे हैं क्या, वेसल्स है ना, आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो पायामेटर के साथ एडहेयर्ड हैं सरफेस के ऊपर, ब्रेन के सरफेस के ऊपर। यहाँ इस साइड से उसको रिमूव करके दिखाया गया है। तो ब्रेन का जो टिश्यू है ना, जो न्यूरल टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है डायरेक्ट, है ना, वो ऊपर ऊपर होती है। और फिर दूसरी चीज होती है क्या कि न्यूट्रिएंट्स या किसी भी तरह की सप्लाई जो होती है वो आपका सीएसएफ कर देता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, यहां पे जब आप ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो आपका सेरेब्रम स्ट्रक्चरली दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक आउटर लेयर जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये आउटर लेयर देख रहे हैं आप, ये चीज ये इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसे आ रहा है, ये जो बाहर बाहर का हिस्सा दिख रहा है क्या, ये कॉर्टेक्स है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इनर एरिया जो है ये पूरा, मतलब ये क्या है, मेडुला, ये क्या है, सेरेब्रल मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, ये दो ग्रुप में, दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अपने ब्रेन को, हाँ, सेरेब्रम को। ठीक है, अब ये एक ट्रांसफर सेक्शन आप देख पा रहे हैं, जहां पे एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है, और अंदर ये वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, जिसको अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। ज्यादा बिठा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब कॉर्टेक्स की बात करें आप, तो कॉर्टेक्स का कलर अगर आप देखिए तो थोड़ा ग्रेइश है ना, ये थोड़ा ग्रेइश है, और अंदर वाला कलर थोड़ा सा उससे लाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर, और जो ग्रे वाला है इसको बोल देते हैं सिंपली ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर ग्रे क्यों है और व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कोई मैटर एक हिस्सा ग्रे है और एक हिस्सा व्हाइट है, तो ऐसा क्यों। तो इसके बारे में समझें। कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल मेडुला, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यूजुअली बनता कैसे है, आउटर ग्रे मैटर जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना रहा है, और इनर व्हाइट मैटर, इनर व्हाइट मैटर, ठीक है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेडुला। ठीक है, अब आउटर ग्रे मैटर को ग्रे क्यों बोलते हैं, है ना, ये ग्रे मैटर जो है ग्रे क्यों कहलाता है। अच्छा, ये अरेंजमेंट ना, बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर, जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे ये अरेंजमेंट जस्ट अपोजिट हो जाता है, बाहर व्हाइट मैटर और अंदर ग्रे मैटर आ जाता है। क्यों होता है ये भी हम लोग जब स्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सेल बॉडीज। भाई बना किससे है ब्रेन, न्यूरॉन से, न्यूरॉन की सेल बॉडी यहां पे पाई जा रही है। सेल बॉडी में आपने ध्यान आ रहा होगा निसल्स ग्रेन्यूल्स थे, है ना, निसल्स ग्रेन्यूल की वजह से ये कलर मिलता है जो ग्रे दिख रहा है। और ये ग्रे मैटर ये मेनली बना किसी से, सेल बॉडीज से, और मोस्टली अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, कुछ माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होंगे लेकिन ज्यादातर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। जबकि व्हाइट मैटर जो बना होता है ये बीनीथ द ग्रे मैटर पाया जा रहा है, ग्रे मैटर के नीचे पाया जा रहा है ये। ठीक है, और ये ग्रे
मैटर के नीचे पाया जाने वाला जो व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट कहला क्यों रहा है? क्योंकि ये बना हुआ है किससे? ये बना हुआ है आपका मेड ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और कुछ जो होंगे क्या यहाँ पे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी होंगे। ऐसा नहीं कि केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन है, कुछ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो माइलिन शीट जो बना रही है ना श्वान सेल्स, है ना, या अगर आप नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में श्वान सेल्स नहीं है, वहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो माइलिनेशन कर रही हैं, वो माइलिनेशन जो माइलिन शीट होती है, उस शीट की वजह से ये कलर इसका कैसा होता है? व्हाइट आ जाता है ना, थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाता है, जिसको ग्रे व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। और अगर यहां पे देखें एक नाम लिखा हुआ कार्पस कैलोसम, ये कार्पस कैलोसम क्या है? कार्पस कैलोसम न्यूरल कनेक्शन है ना, न्यूरॉन से बना हुआ एक ट्रैक्ट है, एक कनेक्टिंग लिंक है जो इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे ये है और यहाँ देखें ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये कार्पस कैलोसम इन दोनों ट्रैक्ट्स को आपस में जोड़ता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे और अच्छे से समझ पाएंगे, कुछ डायग्राम्स देखेंगे वहां पे। और साथ में यहाँ पे आप दिख रहे हैं वेंट्रिकल्स, दो वेंट्रिकल्स यहाँ है, एक यहाँ है, और मतलब एक ये साइड में होगा और एक इधर अंदर की तरफ होगा। तो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये वेंट्रिकल वो जगह है जहां पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है, फिर CSF आपका यहीं पे बनता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या? स्ट्रक्चर सेरेब्रम का है, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल बहुत ज्यादा नहीं हमको जानी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे फिशर्स देख पा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो है, जो आपके हेमिस्फीयर्स को अलग अलग करके रखा हुआ है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिवीजन, जिसको फंक्शनल डिवीजन ये डिवीजन की बात करेंगे हम लोग किसकी, कैसे कि एनाटॉमिकली कैसे डिवाइड किया गया है लोब्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, कल या परसों नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे इसके बारे में। फिलहाल इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे आपको पता है, वरना फिर से लिख लीजिए, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन